एक छोटे से ब्रेक के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। इस साल कई राज्यों में चुनाव है और फोकस लोकसभा चुनाव 2024 पर है। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के सामने विपक्ष की अगुवाई कौन करेगा, इसको लेकर कई सवाल हैं। लेकिन विपक्षी दलों के बीच से ही कुछ दल राहुल गांधी के नाम पर सहमत होते दिख रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थन को लेकर दक्षिण से अच्छी खबर आई, जिसमें तमिलनाडु के सीएम और डीएमके चीफ ने अपना समर्थन दिखाया। वहीं इसके बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार की ओर से कहा जाता है कि अगले आम चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने पर जोर देने से उन्हें कोई समस्या नहीं है। ये बड़ा बयान था क्योंकि वो खुद भी इस रेस में शामिल हैं। बिहार में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ा और आरजेडी के साथ सरकार बनाई, तब ये चर्चा सबसे अधिक शुरू हुई कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा नीतीश कुमार हो सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने अपनी ओर से कुछ नहीं बोला, लेकिन जेडीयू और आरजेडी की ओर से उनका नाम उछाला गया। अब इस राह पर वो अपने कदम पीछे खींचते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही शिवसेना की ओर से भी समर्थन आता दिखा। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि पिछले साल कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नेतृत्व प्रभावशाली रहा और ऐसा ही 2023 में क्रम जारी रहा तो अगले आम चुनाव में देश में राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन विपक्ष की अगुवाई में अभी कई रोड़े हैं। अभी तक जिनका समर्थन एक तरीके से हासिल हुआ है, उसमें नीतीश कुमार का नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि वो भी इस दौड़ में है। हालांकि अभी 3 ऐसे नाम हैं जिनका स्टैंड बहुत कुछ क्लियर करेगा कि राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा होंगे या नहीं। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल खुद पीएम उम्मीदवार बनने की रेस में हैं, तो अखिलेश यादव अपना यूपी का समीकरण देखकर ही आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और उद्धव ठाकरे के राज में भ्रष्टाचार का खेल जमकर हुआ। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के कई नेताओं को केंद्रीय जांच एजेंसियों ने दबोचा, लेकिन सत्ता जाने के बाद भी इन नेताओं की मुश्किलें कम नहीं हो रही। अनिल परब उद्धव ठाकरे के सबसे खास में से एक हैं। इन पर भी भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगते रहे हैं। हालांकि अभी तक परब बचते गए, लेकिन अब केंद्रीय जांच एजेंसियों ने परब पर शिकंजा कसा है। शिवसेना नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल परब की करीब 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ईडी ने कुर्क की है। कुर्क की गई प्रॉपर्टी में ये रिसोर्ट भी शामिल है। ईडी ने करीब 6 महीने पहले अनिल परब से इस संबंध में लंबी पूछताछ की थी। उस दौरान परब ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया था। ईडी ने उसी दौरान उनके और उनके करीबियों से जुड़े करीब 14 ठिकानों पर छापे भी मारे थे। बता दें कि परब शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं। पूर्व में उन्होंने इस रिसोर्ट में अपना जुड़ाव होने से इनकार किया था। परब महाराष्ट्र के 3 बार के विधान पार्षद हैं और राज्य में परिवहन और संसदीय मामलों के विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ईडी ने इस मामले में पूर्व में उनसे पूछताछ की थी। धन शोधन का मामला केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनिल दत्तात्रेय परब, साई रिसोर्ट, सी कोच रिसोर्ट तथा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ पर्यावरण अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए दर्ज कराई गई एक शिकायत पर आधारित है। इसके अलावा पूर्व मंत्री और अन्य के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार से छल करने और नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। ईडी के मुताबिक जांच में पाया गया कि परब ने मुंबई के एक केबल ऑपरेटर सदानंद कदम के साथ कथित रूप से मिलीभगत कर भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोगिता में बदलने के लिए स्थानीय उपविभागीय कार्यालय से अवैध अनुमति प्राप्त की। वहीं बयान में कहा गया कि दापोली में तटीय विनियमन क्षेत्र मानदंडों का उल्लंघन करते हुए एक रिसोर्ट का निर्माण भी किया गया। वहीं परब पर कार्रवाई से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। बिहार में 12 मास राजनीति होती है। पिछले दिनों नीतीश ने बीजेपी के साथ खेल किया और महागठबंधन के साथ सरकार बना ली, लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार और जेडीयू आरजेडी के घेर में फंस गई है। अब हाल ही में आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को सब कुछ कह दिया। इसके बाद जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिक्रिया को सामान्य बयान की तरह नहीं लिया जा सकता। उसके गहरे अर्थ हैं जो बिहार में महागठबंधन की राजनीति में बड़े उथल पुथल के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि इसी की ऊट में उन्होंने लालू राबड़ी राज को कटघरे में खड़ा किया है। कुशवाहा 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर दही चूड़ा की दावत देने वाले हैं। जेडीयू के सभी सांसदों विधायकों को आमंत्रित तो किया है। बड़े नेताओं की मौजूदगी बहुत हद तक साफ कर देगी कि कुशवाहा अपने दल में कितने सुकून से हैं। प्रतीक्षा इसलिए भी है कि वो ये दावत जदयू नहीं बल्कि अपने संगठन महात्मा फुले समता परिषद की ओर से देने वाले हैं। अपने राजनीतिक अस्तित्व की रक्षा के लिए कुशवाहा संकेत देने में कोताही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपने पुराने दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के पिछले वर्ष जेडीयू में विलय के बाद भी अपने संगठन महात्मा फुले समता परिषद को बचा कर रखा है, ताकि विपरीत स्थिति में काम आए। पिछले 1 महीने के उनके बयानों का अगर विश्लेषण किया जाए तो वो हर कदम पर जेडीयू को आईना दिखाते नजर आते हैं।
ताजा बयान सुधाकर सिंह पर कार्रवाई की मांग के बहाने लालू राबड़ी राज की चर्चा से जुड़ा है। अपनी सरकार के विरुद्ध बयान देकर चर्चा में आए सुधाकर पर भड़के कुशवाहा ने आरजेडी के साथ जेडीयू की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। सुधाकर पर कार्रवाई की मांग और लालू राज की याद दिलाते हुए कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को भी आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि नीतीश ने कैसे उस खौफनाक मंजर से बिहार को बाहर निकाला है, इस पर भी विचार करना चाहिए। इसके पहले कुर्नी विधानसभा के उपचुनाव में जेडीयू प्रत्याशी की हार पर कुशवाहा ने अपने ही दल की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। वहीं कुशवाहा का अगला कदम बीजेपी से भी जुड़ा हो सकता है। नीतीश कुमार की सरकार से बीजेपी के बाहर होने के बाद एनडीए को बिहार में नए सहयोगियों की जरूरत है। इसी सिलसिले में चिराग पासवान को बीजेपी ने एक अंतराल के बाद दोबारा अपनाया। जेडीयू से अलग होकर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भी बीजेपी की लाइन पर ही चलते दिख रहे हैं। इसके अलावा भी बीजेपी को कुछ दूसरे सहयोगियों की तलाश है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की गतिविधियों पर नजर है। बिहार में कोयरी वोटरों की संख्या को देखते हुए कुशवाहा बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं। अब सबको इंतजार है बिहार में दही चूड़ा के भोज का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।